मैं ये सोच रहा था कि 99 में कॉलेज बना और आज 2025 में हम पहला सेमिनार यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। देश में एक अच्छी संस्था बने और वो संस्था अच्छी तरह से काम करे, कितनी जटिल समस्या है ये हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा मंजू वर्मा जी को, क्योंकि सेमिनार के माध्यम से आज नीम का थाना और ये कॉलेज पूरे भारत में, पूरे विश्व में जुड़ रहा है और पूरे विश्व और भारत के माध्यम से जो विचारों का आदान प्रदान यहाँ से हो रहा है। और चूंकि ये गर्ल्स कॉलेज है तो इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। देखिए, इसको हम कैसे समझें, ये जो क्लाइमेट का इशू है। हम सभी आधुनिक लोग हैं, हम सभी मॉडर्न लोग हैं, तर्कशील लोग हैं, लॉजिकल लोग हैं। तो हम मॉडर्न मैन भी हैं और क्लाइमेट का इशू भी इमर्ज हो रहा है, यानी हम आधुनिक भी हैं और संकट भी इमर्ज हो रहा है, यानी कि हम रैशनल भी हैं और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। दो चीजें एक साथ में हो रही हैं कि हम शिक्षित भी हैं और हम डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। नॉलेज से अवेयरनेस आना चाहिए, लेकिन जितनी भी बातें मेरे बाकी साथियों ने कहा कि नॉलेज से पोजीशन आ रहा है और पोजीशन से डिस्ट्रक्शन आ रहा है, तो फिर ज्ञान क्या होता है? व्हाट इज ए नॉलेज? हम किसे ज्ञान कहेंगे? आज दुनिया में 8.2 बिलियन, 820 करोड़ की आबादी में 4.5 बिलियन लोगों के पास में खाना नहीं है। आज 1500 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हैं। तो ये हाउ डू वी रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन इन ए वेरी मॉडर्न एज? और ये मॉडर्न एज और हम मॉडर्न मैन बन रहे हैं, क्या डू वी नीड टू रिविजिट दिस एपिस्टेमोलॉजी? नॉलेज का, ज्ञान का सिंपल एक डेफिनेशन है, हम सबके पास बिलीफ होता है, जस्टिफाइड बिलीफ। नॉलेज का मतलब है एक जस्टिफाइड बिलीफ, और हम सब लोगों के बिलीफ हैं जिन्हें हम जस्टिफाई करते हैं। मार्टिन हाइडेगर की किताब है बीइंग एंड टाइम, यानी कि हम बीइंग है बट वी आर इन ए टाइम, यानी कि व्हाट इज ए बीइंग, हमारा अस्तित्व क्या और हम क्या हैं? क्या ये एक यूनिवर्सल आइडिया है या ये इनडिफाइनेबल आइडिया है? आज जर्मनी को अगर हम देखें, यानी कि पूरे इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि भारत की जब हम बात कर रहे हैं, मैं फिर वापस ग्लोबली कहूंगा कि ये समस्या केवल भारत की नहीं है, ये समस्या आज पूरे विश्व की है। हमारी समस्या जटिल इसलिए कि हमारे पास पूरी दुनिया का 2% लैंड है और हमारे पास पूरे विश्व का 17% पॉपुलेशन है। So there is a hierarchy in terms of land and the population. लेकिन लैंड और पॉपुलेशन का इशू अफ्रीका में नहीं है। 18% पॉपुलेशन है, 19% लैंड है दुनिया की। ये प्रॉब्लम लैटिन अमेरिका में भी नहीं है, 7% पॉपुलेशन, 17% लैंड है। ये प्रॉब्लम वेस्ट यूरोप में नहीं है, 1% लैंड है, 3% आबादी है। और ये प्रॉब्लम नॉर्थ अमेरिका में भी नहीं है, जहां पे 7% पॉपुलेशन और शायद 17-18% लैंड है। डेटा में थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इसके उल्टा अगर हम कोरिलेशन देखें कि हिंदुस्तान में केवल 20% लोगों के पास में 76% लैंड है, पाकिस्तान में 5% लोगों के पास में 80% लैंड है, अमेरिका में 1% लोगों के पास में 40% लैंड है, एंड सिमिलरली द डेटा गोज इन द वेस्ट यूरोप। यानी कि हम आधुनिक भी हैं और हमारे पास अनइक्वल एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज है, यानी कि, और ये प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है कि अनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेस। तो जिस आधुनिकता की हमने बात की,
यानी कि जो आज हम डिस्कस करेंगे, साइंस, सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये जो ग्लोबल स्प्रेड ऑफ सिविल सोसाइटी है, यानी कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, उस आधुनिकता का जो पहला चरण है, उस चरण में लैटिन अमेरिका में 70 मिलियन लोग मारे गए। विद द अराइवल ऑफ स्पेन एंड यूरोप 700 लाख लोग मारे गए। और जिस आधुनिकता को हम फ्रांस क्रांति और अमेरिकन क्रांति कहते हैं, और जिस आधुनिकता को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उस आधुनिकता को भी कैसे हम क्वेश्चन करें कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी है और उन्होंने गुलामी को भी जस्टिफाई किया, यानी कि आज़ाद होने के बाद में स्लेवरी भी चल रही है और अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। फ्रांस की क्रांति को हम पढ़ते आए हैं, फ्रांस में रिवॉल्यूशन भी आया और उन्होंने हेती में स्लेवरी भी, यानी कि हम आधुनिक भी हैं, हम गुलामी व्यवस्था भी चला रहे हैं और हम कॉलोनियलिज्म भी चला रहे हैं। लगभग 210 लाख लोगों को हम अटलांटिक सागर से गुलाम बना के ले गए। लगभग जो 1979 में हॉलोकॉस्ट मेमोरियल बना अमेरिका में, लगभग 9 मिलियन लोगों के मारे जाने की उसमें डेटा आता है, 90 लाख। यानी कि द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, ये हमें बड़ा पीसफुल लगता है। ये जो आइडिया ऑफ मॉडर्निटी है, ये बड़ा पीसफुल लगता है, लेकिन ये आइडिया ऑफ जो मॉडर्निटी है, उसको अगर हम ग्लोबली देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि व्हाट इज ए नॉलेज, फिर पाउलो फ्रेरे की एक किताब है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ज्ञान जो है वो कॉन्टिन्यूटी के लिए भी होता है और ज्ञान जो है फॉर चेंज होता है। नॉलेज इज नॉट ए न्यूट्रल कंसेप्ट। मिशेल फूको को भी अगर आप पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो वो भी हमें यही बता रहा है, नॉलेज इज नॉट ए न्यूट्रल एंटिटी, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ए मैनर which may serve. So what is a scientific inquiry? फिर पाउलो मिशेल फूको को पढ़ेंगे तो इंक्वायरी itself is a reflection of the behavior of the inquirer. So science itself is not a neutral entity. हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो पूरा दर्शन है ज्ञान का, है ना, कबीर ने तो उसे 52 अखरी ज्ञान कहा है, 52 अखर जग तरे सब जग इनमें माही, ये अक्षर झिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। कबीर ने पूरा अखरी ज्ञान को रिजेक्ट किया है, बिकॉज अखरी ज्ञान हमें कहीं ले ही नहीं जा रहा, वो इसलिए अखरी ज्ञान से परे की बात करते हैं। बट ये पूरी जो हमारी अवधारणा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो हमारी अवधारणा है, ये जो पूरी दुनिया जो 17-16 सेंचुरी से, मैं उसके पहले की बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं उसे जिस टाइम पीरियड को हम आधुनिक कह रहे हैं और जिस टाइम पीरियड में हम ये समस्या फेस कर रहे हैं और जिस समय पीरियड में हम ये समस्या को सुलझाना चाह रहे हैं, व्हाट इज द इशू, यानी कि प्रॉब्लम कहां है। एक तरफ द ह्यूमन बीइंग है और एक तरफ इस ह्यूमन बीइंग के सराउंडिंग में एग्जिस्टेंस है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? There is a no conflict of land and resources. पूरी दुनिया में 8.2 बिलियन लोग हैं एंड 149 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड है। लैंड और रिसोर्सेज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो हमारे देश में हो सकता है और कुछ और देशों में हो सकता है, लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड का अगर लैंड स्ट्रक्चर पॉपुलेशन आपके सामने दे रहा हूं, द प्रॉब्लम इज नॉट लैंड एंड द पॉपुलेशन। तो फिर एक किताब आती है डेविड स्टैनर्ड की, हॉलोकॉस्ट ऑफ अमेरिका। उन्होंने एग्जामिन किया कि इस आधुनिकता की शुरुआत में हमने लोगों को कैसे मारा। और फिर एक और किताब आती है वार्नर की, डॉग्स ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। कहने का मतलब ये, जो मैं इस इशू को यहां पे रेस करना चाह रहा हूं, वी नीड टू रिविजिट दिस आइडिया ऑफ मॉडर्निटी। ये जो आधुनिकता की हमारी अवधारणा है, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बड़ी समस्या कर रहा है, सो हमने इस आइडिया ऑफ मॉडर्निटी से क्या सीखा, हम कैसे बन गए, हम कॉन्क्वेस्ट ओरिएंटेड बन गए। हमारे किसी भी फॉर एग्जांपल सिलेबस को अगर हम देखें, हमारे टोटल सिलेबस की 60% किताबों में कहीं भी एनवायरनमेंट का जिक्र नहीं है। 66% सिलेबस में हमारे यहाँ क्लाइमेट का कोई जिक्र नहीं है। हमारे पूरे पाठ्यक्रम में कहीं भी हिस्ट्री ऑफ मदर नहीं पढ़ाया जाता। भारत की मां का इतिहास क्या है, भारत की बहन का इतिहास क्या है,
या विश्व में मदर का इतिहास क्या है। दुनिया में महिलाओं की आधी आबादी है, लेकिन हम जब पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं तो महिलाएं हमें नजर नहीं आती। मैं तो सल्यूट करता हूं मंजू वर्मा जी को कि वहां ये प्रोग्राम करवा रही हैं, बट हमारे पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड, ना तो हमें साम्राज्यवाद का इतिहास पढ़ाया जाता। हम इंडिया में कॉलोनियलिज्म तो पढ़ते हैं कि हमें अंग्रेजों ने शोषण किया, इसी तरह से दूसरी कंट्री भी पढ़ते हैं, बट हु कॉलोनाइज द वर्ल्ड, दुनिया को किसने कॉलोनाइज किया, ये पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता। पॉल जिलेजे का किताब है स्टडी ऑफ अफ्रीका, वो कहते हैं क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि हमारे सारे विश्वविद्यालयों का निर्माण कॉलोनियल पीरियड में हुआ है। और वो कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशनल, हमारा जो करिकुलम है, दैट इज डिटरमाइंड एंड डिक्टेटेड बाय द कॉलोनियल पावर टिल डेट। So the very idea how do we relate to the existence, यानी कि मेरा और मेरे सराउंडिंग का रिश्ता क्या है, ये जो हमारी लैंग्वेज है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक लैंग्वेज है। अभी बाकी मेरे सामान्य साथियों ने इस बात को कहा था, दिल्ली के बारे में जिक्र किया था। दिल्ली में हिंदुस्तान के सबसे हर तरह के लोग हैं वहां पे, पढ़े लिखे, प्रधानमंत्री से, लेकिन दिल्ली इज फेसिंग ए क्राइसिस। So how this relation, यानी कि who has given the right to the human being, इंसान को किसने ये अधिकार दिया कि वो इतने बड़े पैमाने पे लोगों का अत्याचार करे, यानी कि जैसे लैटिन अमेरिका में हुआ, जैसे ज्यूज के साथ में हुआ, जैसे कि अफ्रीका में हुआ, जैसे कि अटलांटिक स्लेव ट्रेड में हुआ, और इतने बड़े पैमाने पे नेचर का जो हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो डिफरेंट आइडियाज अभी हमने दिया, लेकिन व्हाट इज आवर रिलेशन विद द नेचर। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था आई पे सेंटर्ड है। व्हाट इज मॉडर्निज्म, आधुनिकता क्या है। रेने डेकार्ड्स का जो आर्गुमेंट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं इसलिए एग्जिस्ट करता हूं कि मैं सोचता हूं। लेकिन हिंदुस्तान ऐसे नहीं सोचता। हिंदुस्तान पूरे ह्यूमन बीइंग को माइंड और मैटर में कंसेप्चुलाइज नहीं करता। माइंड इज नॉट द सुप्रीम एंटिटी ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन, यानी कि हमारी ये जो आधुनिकता की शुरुआत है, जिसने हमने मान लिया दैट आई द ह्यूमन बीइंग इज द सेंटर ऑफ एंटायर एग्जिस्टेंस एंड द एंटायर एग्जिस्टेंस इज फॉर माय सर्विस। ये जो मैंने मान लिया है कि पूरी पृथ्वी मेरे सुख के लिए बनी हुई है, ये पूरी पृथ्वी मेरे राइट्स के लिए बनी हुई है, दिस इज ए वेरी रॉन्ग नोशन ऑफ एग्जिस्टेंस। मार्टिन हीडिगर अपनी किताब बीइंग इन टाइम में कहते हैं कि जिस तरह मैं इस दुनिया में जीने का अधिकार रखता हूं, वैसे इस दुनिया में एक पक्षी जीने का अधिकार रखता है, वैसे इस दुनिया में कोई भी जीव जीने का अधिकार रखता है, वैसे कोई भी एबायोटिक जीने का अधिकार रखता है। अफ्रीका में यह नहीं कहा जाता कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। अफ्रीका की फिलॉसफी है आई रिलेट टू समबडी देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं किसी से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं जिंदा हूं। ये दो अलग तरह की अवधारणा है। मैं सोचता हूं मैं इसलिए जिंदा हूं, और मैं किसी से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं जिंदा हूं। ये दो तरह के वर्ल्ड व्यूज हैं। यानी कि 16वीं शताब्दी के बाद और हमारा आज का जितना भी डिस्कोर्स है, उस डिस्कोर्स में व्हाट इज मिसिंग, दैट आई डू नॉट रियलाइज that my existence is dependent on the surroundings। ये जो conceptualization of modernism है, conceptualization of the modernization है कि यानी कि the progress, the human being will progress, लेकिन उस पूरे conceptualization में the idea is that I am not the epicenter of the world। मैं दुनिया का epicenter नहीं हूं, रादर मैं भी उसी तरह एग्जिस्ट करता आ रहा हूं जैसे कि पूरी दुनिया और पूरी पृथ्वी एग्जिस्ट करती आ रही है। एंड देयरफॉर माय नोशन ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट की हमारी परिभाषा है कि हमने जिस तरह 700 लाख लोगों को मार दिया लैटिन अमेरिका में, जिससे से 210 लाखों लोगों को मार दिया अटलांटिक ओशन में, हमने उसी तरह से लाखों पेड़ों को मार दिया। डू ट्रीज डोंट हैव राइट टू लिव? ये हमें किसने बताया कि पेड़ों को रहने का अधिकार नहीं है? Who has established the supremacy of the human being? यानी कि ये पूरा नॉलेज सिस्टम जो हमारा है, इसको अगर हम रिविजिट नहीं करेंगे, अगर ये जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ वर्ल्ड का जो आइडिया है, हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरा हमारा जो फिलॉसफी है, इसको हम कॉन्क्वेस्ट ओरिएंटेड से को एग्जिस्टेंस ओरिएंटेड की तरफ जब तक नहीं ले जाएंगे, यानी कि हमारा पूरा दर्शन जो है वो जब तक हम उस को एग्जिस्टेंस ओरिएंटेड की तरफ नहीं ले जाएंगे, बिकॉज जब आप
अर्ली राइटिंग्स पढ़ते हैं जिन लोगों ने एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में आगमन किया, बार्तोलोमी लास कैसास को आप पढ़ सकते हैं फॉर एग्जांपल, दीगो दुरान को आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने क्या कहा when they have traveled from Spain to Latin America and Spain, कहते इतना बड़ा लैंड, इतना abundance of the land, उन राइटिंग्स को जब हम पढ़ते हैं कहते कि इतना abundance of land, how they are coexisting, why they have not exploited, वो जो पूरा डिस्कोर्स ऑफ नॉलेज है, आज उस नॉलेज में पूरा वर्ल्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट वी वांट टू कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड। तो कीपिंग इन माइंड द टाइम कॉन्स्टेंट, मेरा ये मानना है कि ये जो कन्वर्जेंस ऑफ साइंस एंड सोसाइटी है, ये जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी है, बिकॉज ऑल ऑफ अस लिव्स इन ए ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी, यानी कि मेरे कुछ जस्टिफाइड टू बिलीव हैं और उसके आधार पर मैं एक ऑन्टोलॉजी में जीता हूं और उस ऑन्टोलॉजी को मैं एक रियलिटी मान लेता हूं। कहीं ना कहीं उसे हमें ग्लोबल लेवल पर, कहीं ना कहीं उसे हमें इंडिया लेवल पर ये देखना होगा, हाउ वी हैव टू रिविजिट एंड हाउ दिस साइंस एंड सोसाइटी कैन रिक्रिएट द नॉलेज फॉर द चेंज, नॉट फॉर द कॉन्टिन्यूटी। यदि हम ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस चेंज की तरफ जाने की प्रयास करेंगे तो आई थिंक दिस कॉन्फ्रेंस विल क्रिएट ए न्यू लैंडमार्क इन द एकेडमिक वर्ल्ड। और इन शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने मुझे बुलाया। मेरे साथ में मेरे साथ ही विकास मिश्रा जी आए हैं, दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर लता जी आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदी डिपार्टमेंट पढ़ाते हैं, और भी जो साथी आए हैं, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन देयर रिस्पेक्टिव चैनल सेशंस। सो विद ऑल दिस वर्ड्स, थैंक्स अ लॉट।